एट फिंगर्स द्वीप देश में एक भयानक नाम। कहते हैं वो 8 अंगुल लंबा, लाल टोपी और सफेद कोट पहने, एक जोड़ी नाजुक सफेद और कोमल हाथ और 2 मीटर लंबे पैर जो ओटाकू को लुभाते हैं। कहते हैं जब वो अपराध करता है उसके मुंह से डरावनी आवाज निकलती है जो किसी भी ध्वनि में बदल सकती है। उसकी नजर से मिलते ही लोग जीवित लाश बन जाते हैं। कहानी शुरू होती है। 3 छात्र गर्मियों की छुट्टी में द्वीप पर पार्ट टाइम काम करने आते हैं। उतरते ही होटल का मैनेजर उन्हें लेने आया और द्वीप की संस्कृति से परिचित कराया। सभी यशिरोया नाम के होटल में पहुंचे जहां मैनेजर ने उनका स्वागत किया। तभी दूसरी मंजिल पर एक महिला उन्हें घूरती दिखी पर जल्द ही गायब हो गई। वे होटल में गए, मालकिन ने गर्मजोशी से स्वागत किया और काम समझाया। रसोई में उन्होंने मालिक को देखा जो मालकिन के विपरीत अप्रत्याशित रूप से ठंडा था। एक दिन की थकाऊ यात्रा के बाद शाम को सभी जल्दी सो गए, लेकिन तभी गलियारे में अचानक धीमे कदमों की आवाज आई। वह तुरंत जाग गई, धीरे से उठकर पीछे मुड़कर देखा। एक आकृति कुछ ले जाती दिखी। उसने जल्दी से फोन उठाया, देखा कि रात के 2 बज चुके थे। संदेह के बावजूद वह फिर सो गई। अगले दिन उन्होंने पहला कार्य दिवस शुरू किया। कठिन था पर मजेदार भी। अगले कुछ दिन उन्होंने कड़ी मेहनत की और खाली समय में द्वीप पर घूमने निकल जाते। दिन बड़ी उदासी के साथ बीत गए, लेकिन देर रात गलियारे में फिर से हल्के कदमों की आहट सुनाई दी। इसलिए वह हैरानी भरे चेहरे के साथ जांच करने उठी और पाया कि वह पहले वाली अजीब आकृति थी। इस बार वह आखिरकार खुद को रोक न सकी। उत्सुकता के वश में वह चुपचाप गलियारे में उसका पीछा करने लगी, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। उसी समय एक विचित्र आकृति तेजी से निकल गई। वह तुरंत उसके पीछे हो ली, लेकिन अचानक गलियारे से गुजरी वह आकृति फिर गायब हो गई। अगले दिन सब लोग साथ बैठकर खाना खा रहे थे। बातचीत के दौरान कुछ प्याले शराब पीने के बाद वह मामले की शुरुआत करने को तैयार हुई। उसने सबको बताया, होटल में एक रहस्यमयी कमरा है। एक बार जब वह आधी रात तक सामान ले जा रही थी तो उसने देखा कि मालकिन एक प्लेट कच्ची मछली लेकर उस कमरे में गई। थोड़ी देर बाद अंदर से चबाने की आवाजें आने लगी, लेकिन 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे जब मालकिन बाहर आई तो प्लेट खाली थी। भले ही वह कई सालों से होटल में काम कर रही थी, फिर भी वह इसका ठोस कारण नहीं जान पाई। उसने सबसे पूछा कि क्या वे जासूसी करने आना चाहेंगे। जब यिंगजी और शैलट अभी भी अनिश्चित थे, तभी बगल में बैठे उनके सुअर साथी जिमी ने अचानक उन दोनों के लिए फैसला कर दिया। दरअसल यिंगजी और शैलट बचपन के प्रेमी थे। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन वे उस कदम को उठा नहीं पा रहे थे। अच्छी सहेली जिमी ने यह रणनीति बनाई, इस मौके का फायदा उठाकर दोनों को मिलाने की। फिर शैलट और यिंगजी उस रहस्यमयी कमरे के दरवाजे पर पहुंचे। उन्होंने सावधानी से दरवाजा खोला। कह नहीं सकते कि अंदर दरअसल कमरा नहीं, बल्कि अटारी की ओर जाने वाली एक छिपी सीढ़ी थी। शैलट ने यिंगजी के डर को भांप लिया। उसने बहादुरी दिखाते हुए उसे वहीं रुकने को कहा और खुद अकेले ऊपर देखने चली गई। फिर शैलट हिम्मत जुटाकर सीढ़ियां चढ़ने लगी, लेकिन वह अचानक गलियारे से बाहर निकल गई और मुड़कर जमीन पर बैठ खाने लगी। तब तक पेट भरने के बाद शैलट संतुष्ट होकर नीचे आ गई। यिंगजी ने शैलट से पूछा कि अभी क्या हुआ, लेकिन शैलट ने कहा कि कमरे में जाने पर कुछ भी न मिलने पर वह वापस आ गई। बात खत्म होते ही यिंगजी ने धीरे से अपना मोबाइल निकाला और तभी शैलट को अचानक एहसास हुआ कि उसके चेहरे पर अज्ञात समय से सड़ी गली मछली के अवशेष लगे हुए थे। वह बुरी तरह डर गई, लेकिन उससे भी ज्यादा डरावनी बात थी कि पैरों के तलवे अभी भी टूटे नाखूनों से भरे थे। अगले ही पल में मालकिन की उपस्थिति ने दोनों को चौंका दिया। उसने उन्हें यहाँ आने पर डांटा। शिमी और हिरन भी हलचल सुनकर पहुंच गए। हिरन ने जल्दी से स्थिति संभाली, फिर सबको लेकर वहां से चल दिया। कहा कि मामला उतना सरल नहीं जितना लगा था। अगले दिन चिंतित शैलट ने हिरन से कहा कि वह इस्तीफा देना चाहती है, पर हिरन ने कहा कि अभी आए हैं, जल्दी छोड़ना ठीक नहीं, शायद मालकिन मान न जाए। दोनों की बातचीत के दौरान गेस्ट हाउस में एक जोड़ा आया। शैलट उनका पंजीकरण कर रही थी। तभी उसने उनसे पूछा, क्या बच्चों के लिए एक और कमरा चाहिए? दोनों हैरान रह गए, सिर्फ वे 2 ही तो थे, बच्चे कहाँ से आए? पास खड़े हिरन ने गड़बड़ी भांपी, तुरंत रजिस्टर लेकर पंजीकरण किया। लेकिन अजीब घटनाएं अभी खत्म नहीं हुई। दोपहर के खाने के बाद शैलट और यिंगजी चादरें सुखा रहे थे। शैलट ने देखा सड़क पर एक छोटी लड़की उन्हें लगातार घूर रही थी। यिंगजी ने कहा वह मेहमानों की बेटी होगी, पर शैलट ने कहा वह बैठा लड़का नहीं बल्कि सड़क पर खड़ी फ्रॉक पहनी लड़की है। लेकिन यिंगजी को कुछ नहीं दिखा। शैलट ने यिंगजी को जल्दी से बाहर खींचा। जब वे सड़क पर पहुंचे, शैलट ने कहा लड़की गायब हो गई। यिंगजी ने सोचा शैलट थक गई है। उसने शिमी से कहा मालकिन से छुट्टी मांगने को। आश्चर्यजनक रूप से मालकिन ने तुरंत हाँ कर दी। काम खत्म होने पर यिंगजी शैलट से मिलने आया। कल रात के रहस्यमय कमरे में जाने के बाद से शैलट पूरी तरह बदल गई थी। अब वह बस खाली खाली बैठी थी कमरे में। कमरे के पर्दे उसने वापस खींच लिए थे, मानो धूप की एक किरण से भी डर रहा हो। यिंगजी पर्दा खोलने बढ़ी।
पर जियो कांग ने रोक दिया। उसने कहा कि कोई खिड़की के बाहर से उसे घूर रहा था। यिंगजी ने तुरंत खिड़की खोली, पर कुछ असामान्य नहीं दिखा। इससे जियो कांग को लगा कि शायद उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। अगले ही पल शिमी उसके लिए खाना लाई। जब शिमी कमरे में आई, जियो कांग डर कर पीछे हटने लगा। फिर वह खिड़की से कूद गया और बिना पीछे देखे भाग गया। चिंतित यिंगजी ने उसका पीछा किया। आखिरकार उसे तट पर एक छोटी नाव में पाया गया। जियो कांग ने यिंगजी को देखा और अपनी बांह पर गहरे निशान दिखाए। यिंगजी पूरी तरह से हैरान रह गई। पता चला कि जियो कांग सच बोल रहा था। अदृश्य लोग वाकई मौजूद थे। रात को सच्चाई जानने के लिए यिंगजी अकेले रहस्यमयी अटारी गई। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ी और सावधानी से दरवाजा खोला। कमरे में घुसते ही एक भयानक दुर्गंध ने उसे चौंका दिया। मुड़कर देखा तो पास की वेदी पर सड़ा हुआ खाना रखा था। खाने के टुकड़े चारों ओर बिखरे थे और गलियारे के अंत में एक तावीजों से ढका दरवाजा था। उसने साहस जुटाकर दरवाजा खोला और देखा कि कमरे में हर जगह जादुई चिन्ह थे। कमरे के बीच में एक रहस्यमय वेदी थी जिस पर एक अजीब गुड़िया रखी थी। कमरे में हर जगह एक अजीब और बुरी ऊर्जा थी। वह डरते डरते वेदी के पास गई और नीचे एक खुला बक्सा देखा। पहले दराज में नाखून थे, दूसरे में मानव दांत। जैसे ही वह तीसरा दराज खोलने वाली थी, वह डरकर कमरे से भाग गई। अटारी से निकलते समय उसे पता चला कि उसके मुंह पर भी खाना लगा था। उसे मतली आने लगी। अगले दिन यिंगजी ने शिमेई और शियाओ कांग को पिछली रात की सारी घटनाएं बताईं। जब सभी हैरान थे, तभी प्राइमरी स्कूल के बच्चों का एक समूह उनके पास आया। लेकिन तभी शियाओ कांग ने अचानक सबसे पूछा कि वे कितने लोगों को देख पा रहे हैं। शिमेई ने कहा 4, जबकि यिंगजी ने कहा 5 लोग। उसी समय छोटी लड़की को भी एहसास हुआ कि शियाओ कांग उन्हें देख सकता है। अगले ही पल वह भीड़ से निकला और उनकी ओर बढ़ा। दोनों डर गए लेकिन भाग खड़े हुए। वे एक सुपरमार्केट में घुसे, सोचते हुए कि भीड़ वाली जगह पर भूत उनका पीछा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था। शोर सुनकर मालिक समय पर पहुंचा, लेकिन उसने देखा कि शियाओ कांग यिंगजी के साथ मस्ती कर रहा था। वे जल्दी से आगे बढ़े और शियाओ कांग को पकड़ लिया। यिंगजी ने जैसे भी समझाया, उन्होंने सुना ही नहीं। मजबूरन यिंगजी ने एक बड़ी मूली उठाई और मालिक पर फेंक दी। इससे शियाओ कांग छूट गया और दोनों सुपरमार्केट से भाग निकले। लेकिन वे जहां भी गए, भूतों से बच नहीं पाए। आखिरी पल में उसने यिंगजी को धक्का देकर भगा दिया और खुद भूतों को भटकाने निकल पड़ा। लेकिन दूर भागने से पहले ही भूत उसे घेर चुके थे। न सिर्फ वे धीरे धीरे शियाओ कांग की ओर बढ़ रहे थे, उसे लगा जैसे कुछ पीछे से भी आ रहा है। वह डरकर पीछे मुड़ा। जब सब पहुंचे तो लगा जैसे पहले जैसा ही हो। शियाओ कांग की आंखें सुन्न थीं, जैसे उसकी आत्मा कहीं खो गई हो। यिंगजी चिल्लाई, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह एक जीवित लाश बन चुका था। शिमेई ने जल्दी से फोन निकाला और एम्बुलेंस बुलाने लगी। लेकिन मालिक ने कहा अस्पताल उसे नहीं बचा पाएगा और सबकी मदद से शियाओ कांग को गाड़ी में डाल दिया। जब सबको पता चला कि मालिक उसे मंदिर ले जा रहा है, शिमेई ने शक के साथ होटल की रहस्यमयी मंजिल के बारे में पूछा। मालिक जानता था अब वह छिपा नहीं सकता, इसलिए उसने सच बता दिया। इस द्वीप पर एक पुरानी किंवदंती है। समुद्र में एक छोटा बच्चा था जो अपना पेट कमरे में और कपड़े दरवाजे पर रखता था और हर रात भोजन परोसता था। एक दिन जब बच्चे के लौटने की खबर आई तो मालिक ने घर की अलमारी से अपने बच्चे की तस्वीर निकाल ली। पता चला कि होटल मालिक दंपति का बच्चा 4 साल पहले समुद्र में डूब गया था और तब से वापस नहीं लौटा। उस समय वह सिर्फ 14 साल का था। बच्चे के लापता होने के बाद से उन्होंने होटल की अटारी पर एक पूजा स्थल बनाया, बच्चे की आत्मा को आमंत्रित किया और हर रात भोजन अर्पित करते रहे ताकि बच्चा जल्द से जल्द घर का रास्ता ढूंढ सके। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने मालिक दंपति को गलत समझा था। लेकिन यिंगजी को आश्चर्य हुआ कि जैसे जैसे गाड़ी मंदिर की ओर बढ़ती गई, रास्ते में बच्चों और भूतों की संख्या बढ़ती गई और अचानक उसके मन में गहरी बेचैनी छा गई। जल्द ही वे मंदिर पहुंच गए। मंदिर के गुरु ने छोटे कांग को देखते ही सब कुछ समझ लिया। वह एक आत्मा है, थोड़ी देर में उसका शरीर भी नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर यिंगजी ने तुरंत गुरु से छोटे कांग को बचाने की गुहार लगाई। लेकिन जब गुरु को पता चला कि यिंगजी भी उस रहस्यमयी कमरे में गया था तो उन्होंने धीरे से यिंगजी से कहा, छोटे कांग की चिंता करने से पहले सबसे जरूरी है कि तुम अपना ख्याल रखो, वरना तुम्हें भी ले जाया जाएगा। यह सिर्फ समय की बात है। उन्होंने सभी को छोटे कांग को मंदिर में ले जाने को कहा। फिर यिंगजी को बुद्ध हॉल में ले गए।
यिंगजी ने गुरु का थैला लिया, समझ न पाया कि इसका क्या करना है। गुरु कुछ न बोले, यिंगजी पूछ न सका। दोनों बुद्ध हॉल में गए। सब व्यवस्थित करके उसने यिंगजी पर पवित्र जल छिड़का, मंत्र पढ़कर दरवाजा सील किया और चला गया। गुरु बाहर रक्षा कर रहे थे, यिंगजी अंदर सावधान था। वह सूत्र जप रहा था, तभी बाहर से अजीब आवाज आई और दरवाजे पर भयानक हाथों के निशान दिखे। यिंगजी डर गया, समझ न पाया क्या करे। शिमी की आवाज सुनकर यिंगजी ने दोहराया। गुरु की बात भूलकर उसने दरवाजा खोलने की जल्दी की, पर बाहर शिमी नहीं था। उसने देखा एक लंबा सफेद कपड़ों वाला राक्षस था। वह धीरे से अंदर आया, लाल टोपी के नीचे सफेद चेहरा, मुंह से अजीब आवाजें। यिंगजी तड़पा, गिर पड़ा। लोग आए पर उन्हें लगा यह जाल है। यिंगजी और शियाओ कांग दोनों राक्षस की चपेट में आ गए। शिमी ने गुरु से पूछा, क्या हो रहा है? गुरु ने कहा, यह बच्चे की नहीं, 80 वयस्कों की आत्मा है। फिर एक पुरानी किताब निकाली। उन्होंने बताया, पहले दिखे भूत वास्तव में बच्चों की बुरी आत्माएं थीं। वे बच्चे थे जिनकी आत्मा 80 वयस्कों ने छीन ली थी। बच्चे बस मदद मांग रहे थे, नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। और असल में पर्दे के पीछे का हत्यारा 80 साल का है। उनकी आदत के अनुसार सभी आत्माओं को एक रात रोका जाएगा। संभव है कि यिंगजी और दूसरों की आत्माएं होटल के रहस्यमय कमरे में हों। अगर सुबह से पहले आत्माएं वापस ला सकें तो उन्हें बचाया जा सकता है। गुरु के बोलते ही शीमेई तुरंत पीछे मुड़कर देखना चाहता था, लेकिन तभी गुरु के शब्दों ने उसे ठंडे पानी से भीगा दिया। उन्होंने शीमेई को बताया कि आत्मा वापस लाने के लिए शरीर चाहिए, पर अब दोनों बेहोश हैं। होटल जाना तो दूर, जागना भी मुश्किल है। गुरु ने कहा, अब एक ही रास्ता है, दूसरों की आत्माएं इनमें डालकर आत्माएं वापस लाना। अगर यह विफल हुआ तो आत्मा कभी वापस नहीं आएगी और मेजबान को नुकसान होगा। जब वे हिचक रहे थे, लगा गुरु को जवाब मिल गया। बात खत्म होते ही उन्होंने अपनी मृत बेटी की तस्वीर निकाली। उसने तस्वीरें संभाली और जाने को तैयार हुआ। तभी शीमेई को बहुत प्रेरणा मिली। वह आगे बढ़ा और गुरु से आत्मा बदलने का अनुष्ठान करने को कहा। यह सब उसकी वजह से हुआ। वह हर हाल में यिंगजी को बचाना चाहता था। गुरु हैरान हुए। शीमेई ने तुरंत काले पहिए को भी शामिल होने को कहा, लेकिन प्यारा काला पहिया बिल्कुल तैयार नहीं था। दोनों की बहस के बीच गुरु ने रोका और कहा, काला पहिया मौत से डरता है। शियाओ कांग का शरीर अपने आप आया, फिर मुड़कर अनुष्ठान की तैयारी करने गया। सब तैयार होने पर गुरु गंभीरता से वेदी के सामने बैठ गए, फिर हाथ जोड़कर मंत्र जपने लगे। कमरे में ऊर्जा बढ़ी। यिंगजी और शियाओ कांग तड़पने लगे। अचानक वर्जित अनुष्ठान से बिजली गिरी और पीछे की मूर्ति गिर गई। काला पहिया जल्दी से उठा और बिखरे आत्मा पत्र मूर्ति पर वापस चिपकाए। जब सब लोग फिर जागे, समारोह खत्म हो चुका था। पर उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि गुरु, जो शियाओ कांग के साथ होना चाहिए था, यिंगजी के पास था। पश्चिमी सुंदरी काले पहिए पर थी और काला पहिया शियाओ कांग के शरीर में था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि काले पहिए ने जमीन पर आत्मा के निशान गड़बड़ कर दिए थे। अब कुछ नहीं किया जा सकता, सबको इसे स्वीकार करना पड़ेगा। तभी 8 फुट का व्यक्ति बाहर आया। गुरु ने शियाओ कांग को आंखें बंद रखने को कहा ताकि वह जहरीली आत्मा से बच सके। फिर काले पहिए वाली पश्चिमी सुंदरी दोनों को होटल ले गई। 8 फुट का व्यक्ति सिर्फ युवा आत्माओं में रुचि रखता था और अधेड़ गंजे काले आदमी को वह दिख नहीं सकता था। वे दोनों पश्चिमी सुंदरी के साथ मंदिर से निकले और सब कार में बैठे। पर अचानक एक डरावना दृश्य हुआ। 8 फुट का व्यक्ति पीछा कर रहा था। पश्चिमी सुंदरी ने तुरंत गाड़ी तेज कर दी। मोड़ पर गाड़ी तेज करते समय पश्चिमी सुंदरी अचानक बिजली के खंभे से टकरा गई। खुशकिस्मती से सब ठीक रहे। जैसे ही वे उतरे और सांस लेने की कोशिश कर रहे थे, 8 फुट का व्यक्ति अचानक गुरु के सामने आ गया। गुरु की वर्तमान स्थिति यह है कि उनकी आंखें तेज और कौशल उत्कृष्ट हैं, परंतु यह उनके लिए बिल्कुल दर्दनाक या खुजलीदार नहीं है। केवल इतना ही उन्हें पराजित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। शीघ्र ही स्वस्थ हुए 80 वर्षीय व्यक्ति एक क्षण में आकाश में उड़ गए और विदूषक ने गुरु के सिर पर हमला बोल दिया। जैसे ही सेना ने आक्रमण किया, शाओ सोंग ने तुरंत गुरु को खींच लिया और दोनों भाग खड़े हुए, परंतु वे किसी भी तरह 80 वर्षीय व्यक्ति से बच नहीं पाए।
80 वर्षीय व्यक्ति धीरे धीरे उन दोनों की ओर बढ़ रहे थे और ठीक उसी समय शब्द निकलते ही गुरु ने चट्टान से एक प्राचीन जादुई मंत्र का आह्वान किया, जिससे तत्काल आकाशीय गर्जन हुई। उस क्षण पृथ्वी और आकाश कंपित हो उठे और एक गहन प्राचीन रहस्यमय मंत्र मंडल खुल गया। 80 वर्षीय व्यक्ति प्रतिक्रिया करने से पहले ही अगले ही क्षण वे चकनाचूर हो गए और धूल में विलीन हो गए। 80 वर्षीय व्यक्ति के विनाश के साथ दोनों तुरंत सराय में लौट आए और अंततः सूर्योदय से पहले अपनी आत्मा वापस पा ली। अगले दिन जिन दोनों ने अपनी आत्मा वापस पाई थी वे पुनर्जीवित हुए और उत्सव मनाने की तैयारी कर रहे थे, सोचते हुए कि मामला अब समाप्त हो गया है। जैसा कि सभी जानते थे, शिमी ने उस समय उन दोनों को देखा और उसकी रीढ़ ठंडी पड़ गई, क्योंकि कोमात्सु जो कभी कच्ची मछली नहीं खाता था अब कच्ची मछली के टुकड़े निकालकर बड़े कौर में खा रहा था। ऐसा ही हुआ और दोनों अचानक अपनी सामान्य प्रवृत्ति से हटकर बेहद करीब आ गए। उसी समय सराय के मालिक दंपति ने गुरु को ढूंढ लिया और मिलते ही उन्होंने गुरु को बार बार प्रणाम किया और एक दूसरे को धोखा देने लगे। पता चला कि गुरु की पुत्री और सराय मालिक दंपति का पुत्र कभी प्रेमी युगल थे और 4 वर्ष पूर्व एक समुद्री आपदा में दुर्भाग्य से दोनों की मृत्यु हो गई थी। उनकी आत्माओं को संरक्षित करने के लिए गुरु ने सराय की दूसरी मंजिल पर एक वेदी स्थापित की और उनकी आशाओं को यहाँ अर्पित किया, ताकि उन्हें मरने और फिर से जीवित होने का उपयुक्त अवसर मिल सके। और सराय की भर्ती शुरू से ही एक षड्यंत्र था। वे वर्षों से उच्च वेतन के माध्यम से युवा कॉलेज छात्रों को सिक्के लेने के लिए लुभा रहे थे, वास्तव में सत्ता हड़पने के लिए उपयुक्त शिकार खोजने हेतु। अंत में इस क्षण उनकी इच्छा पूरी हुई, क्योंकि ईगल और कोमात्सु के शरीर में लौटे वे सराय मालिक दंपति का पुत्र और गुरु की पुत्री थे, जबकि असली ईगल और कोमात्सु की आत्माएं अब भी सराय के उस रहस्यमयी कमरे में कैद हैं। पर यह अनिश्चित है कि क्या वे फिर कभी जीवित दुनिया में लौटने का अवसर पा सकेंगे। आज की कहानी यहीं तक।